भारत सरकार अब देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदार हो गई है। कंपनी पर सरकार के बकाया पैसों को शेयर में बदलने के बाद अब सरकार वोडाफोन आइडिया में 1/3 से ज्यादा की हिस्सेदार हो गई है। लेकिन जिस दौर में सरकार सरकारी कंपनियों के विनिवेश में जुटी हुई है, उस दौर में किसी प्राइवेट कंपनी में सरकार टैक्स पेयर का पैसा आखिर क्यों खर्च करे? कर्ज के दलदल में डूब रही देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को अब भारत सरकार ने संजीवनी दे दी है। इसके साथ ही भारत सरकार अब वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई है। अब वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार की 35.8% की हिस्सेदारी हो गई है। सरकार की यह हिस्सेदारी कंपनी पर बकाया पैसों को शेयर में बदलने पर मिली है, जिसकी कुल कीमत करीब 16,000 करोड़ की है। ये पैसे वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम नीलामी और कर्ज चुकाने में मिली मोहलत की वजह से बकाया थे। सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया को बेचा और उसके अलावा भी लगातार सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, जिससे कि सरकारी खजाने को भरा जा सके। ऐसे में प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाने को लेकर जैसे ही खबर सामने आई, उसको लेकर सवालों की बौछार हो उठी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर सरकार के इस फैसले पर हमला बोला। पहले सरकारें जाहिर तौर पर बीमार प्राइवेट कंपनियों का अधिग्रहण करती थी ताकि नौकरी करने वालों पर आंच न आए, लेकिन आज भारत सरकार का वोडाफोन में 36% का स्टेक लेना समझ से परे है और ये प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क को जाहिर करता है। सीपीएम ने तो सरकार के इस कदम को देश विरोधी करार दिया है। पब्लिक का मनी कॉर्पोरेट कंपनी का मुनाफा बढ़ाने में ये लगाना, ये देश के साथ एक बड़ा चरम विश्वासघात है। सरकार अपना सरकारी टेलीफोन को बर्बाद करके प्राइवेटाइज कंपनी को दे दिया। अभी प्राइवेट कंपनी में सरकारी पैसा लगा के उसको मुनाफा बढ़ाने का मदद कर रहा है। ये हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था के साथ एक गद्दारी है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वोडाफोन विदेशी कंपनी है और सरकार ने विदेशी निवेशकों में भरोसा बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। हो सकता है कि विदेशी निवेशकों को संतुष्ट करने के लिए कि वो घबराए नहीं, इंडिया इज स्टिल अ डेस्टिनेशन, इंडिया भारतवर्ष में उनका पैसा अभी भी सुरक्षित है, ये जताने के लिए हो सकता है भारत सरकार ने जो है सबसे ज्यादा मालिकाना हक उठाने की ठानी और जो है उसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात की गई, जिसके कारण कि वोडाफोन जैसी कंपनी में भारत सरकार सबसे बड़ा हिस्सेदार बन जाएगी। वोडाफोन में सरकार की हिस्सेदारी पर सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकारी कंपनी बीएसएनएल पिछले काफी समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है। यहां तक कि बीएसएनएल के कर्मचारी सैलरी न मिलने के चलते लगातार हड़ताल भी करते रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार बीएसएनएल में विनिवेश की बात करती रही है और उसको सही ठहराती रही है। ऐसे में सरकार का वोडाफोन में पैसे लगाना निश्चित तौर पर अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। कोरोना टेस्ट को लेकर आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके बाद अब बहुत से केसों में टेस्ट जरूरी नहीं रह गया है। अब सवाल ये है कि क्या अब टेस्ट की जरूरत कम हो गई है या ये आंकड़े कम करने का पूरा प्लान है। लेकिन पहले आप जानिए अब किसे टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए। आईसीएमआर के मुताबिक जिन्हें पूरे लक्षण हो, जैसे कि खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद या गंध का पता का चला जाना या सांस से जुड़ी तकलीफ हो जाना, ऐसी स्थिति में आप टेस्ट करवाएं। उम्र 60 साल है, दूसरी बीमारियां हैं और पॉजिटिव के संपर्क में आए हो तो भी आप टेस्ट करवाएं। इसके साथ ही विदेश यात्रा कराने वाले लोगों को भी टेस्ट अनिवार्य रहेगा। डॉक्टर जिन्हें टेस्ट के लिए कहे वो ही लोग टेस्ट करवाएं। ये आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस जो है वो कोरोना को लेकर जारी की गई है। देखिए, अभी तक आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट कराकर ही पता लगता है कि मरीज नेगेटिव हो चुका है, इसलिए बार बार टेस्ट हो रहे थे। लोग घबराहट में भी टेस्ट करवा रहे थे। अपनी गाइडलाइंस में आईसीएमआर ने विस्तार से बताया है कि किन लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ना हो, पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग जिन्हें दूसरी बीमारियां ना हो। आप पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं लेकिन आपको कोई और बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, होम आइसोलेशन में डिस्चार्ज होने वाले मरीज, कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हुए मरीज, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले लोग, उनके लिए आईसीएमआर ने ये गाइडलाइंस जारी की है। यानी बड़ी बात यह है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत होती थी वो भी खत्म हो गई है।
आइए आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं। फैसले से जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो है हेल्थ सिस्टम पे अननेसेसरी जो ओवरलोड पड़ा हुआ था, ह्यूज एक्सपेंडिचर जो है किट में जो है रोज जो है 100 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ किट में खर्च हो रहा था, वह लोड कम होगा। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो उसमें इन्वॉल्व था बाकी प्रोग्राम में भी वह समय दे पाएगा, सिर्फ क्योंकि कोविड इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। तो जो एविडेंसेज हैं कि जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लाइफ बचाना जो है हमारी प्रायोरिटी है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वह मिलेगा। देखिए, एक तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो लोग हैं बिल्कुल माइल्ड इलनेस है उनमें से। जिन लोगों को थोड़ी सी सीवियर इलनेस है भी, उनको कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप ये बताइए कि अगर हम कम्युनिटी में जहाँ बहुत हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, अधिकतर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब लोगों को टेस्ट करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं? टेस्टिंग के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई आदमी निकलता है, उसको आपने पॉजिटिव बता दिया है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम क्या अचीव करने वाले हैं? उससे हमें कोई चीज़ अचीव नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है जो ICMR का डिसीजन है कि जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनको आप टेस्ट करो, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनको टेस्ट करो, और कम्युनिटी सेटिंग में एसिम्प्टोमेटिक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा निर्णय है। तो डॉक्टर की सलाह और ICMR की जो नए नियम हैं, जो नई गाइडलाइंस हैं, उनका आप ध्यान रखें क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी की चपेट में भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी आ गई हैं। ऐसे में कोरोना के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो दाखिल है। 92 साल की लता दीदी को ICU में रखा गया है। यह है मुंबई का ब्रिज कैंडी अस्पताल, जहां लता दीदी को रखा गया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद 92 साल की गायिका लता मंगेशकर को दक्षिण मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ABP न्यूज में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी से संपर्क किया था, तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि करते हुए हमें ये जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हो गया है, जिसे कोविड निमोनिया कहते हैं। डॉक्टर ने हमें ये जानकारी भी दी थी कि लता मंगेशकर को ICU में दाखिल कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, लेकिन 92 साल की उम्र होने के कारण ICU में उनकी सेहत की निगरानी की जा रही है। लता दीदी के अस्पताल में जाने की खबर आने के बाद से उनके प्रशंसक चिंतित हैं। उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। PM मोदी ने लता दीदी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तो ममता बनर्जी ने लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लता दीदी के लिए प्रार्थना की जा रही है। लता जी के स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर इधर आए। वो इस देश की अमूल्य धरोहर है, उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस देश को जो दिया है वो जो है बिरला ही दे सकता। फिल्मी जगत से जुड़े लोग भी दीदी के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लता दीदी को नवंबर 2019 में निमोनिया हो गया था। उस समय उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हुई थी और वे 28 दिन तक अस्पताल में ही भर्ती रही थी। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि देश तीसरी लहर की पीक की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में डर है कि कहीं आस्था के मेले कोरोना फैलाने की वजह न बन जाए। डर है कि कहीं इन मेलों से कोरोना गांव-गांव तक न पहुंच जाए। समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन सवाल ये कि क्या राजनीति के चलते इस समाधान की अनदेखी की जा रही है। 4 तस्वीरों के जरिए ये पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें, यूपी में माघ मेला, कहीं फैल न जाए कोरोना। गंगा सागर की तस्वीरें, गंगा सागर मेले में भीड़, जान से खिलवाड़ क्यों। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है प्रयागराज से और दूसरी तस्वीर है कोलकाता के पास गंगा सागर की। दोनों जगह लाखों की भीड़ जुटी है। प्रयागराज के माघ मेले में 14 जनवरी से लाखों की भीड़ जुटेगी। उससे पहले ही यहाँ कोरोना का अटैक हो गया है। मेला क्षेत्र में तैनात कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। 8 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये समझा जा सकता है कि आगे हालात किस तरीके से होंगे। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, लेकिन हम उसी खतरे के प्रति बार बार आगाह कर रहे हैं कि जहां एक तरफ देश में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक जगह पर लाखों की भीड़ जुटाना किसी बड़े खतरे को दावत देने से कतई कम नहीं है। 8 पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने के बाद से यहाँ हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी मची। वही हुआ जो हम आशंका जता रहे थे। ये कोरोना को दावत देने से कतई कम नहीं है।
भक्ति भाव से झूमती इन महिलाओं को कोरोना की कोई परवाह नहीं। ये माघ मेले की तस्वीरें हैं जहां एक कैंप में 50 से ज्यादा महिलाएं हैं। ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। हमें कोई डर नहीं लगता है मरने का। नहीं लगता है। हम जब किसान के बच्चे हैं, खेत में नहीं डरते हैं, तो हम चलने में भी नहीं डरते हैं। मेले में इस तरह के सैकड़ों कैंप बने हैं जहां लोगों का आना शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि यहाँ कोरोना नियमों का पालन कैसे होगा। कुछ ऐसा ही हाल गंगा सागर मेले का है। कुछ दिन पहले ही 4 साधु यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीकाकरण पूरा नहीं करने वालों को गंगा सागर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। साथ ही एंट्री के 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना भी जरूरी होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निगरानी के लिए नई कमेटी भी बना दी है, लेकिन आशंका इस बात की है कि यहाँ दूर दराज से लोग पहुँचेंगे और जरा सी लापरवाही कोरोना को गाँव-गाँव तक पहुँचा देगी। सवाल है, जब कोरोना फैल रहा है तो लाखों की भीड़ जुटने पर क्या होगा। अब हम 2 और तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि आखिर प्रशासन को क्या करना चाहिए था। पिछली गलती से सबक लेते हुए प्रशासन ने हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान रद्द कर दिया है ताकि कोरोना फैलने की रफ्तार पर काबू पाया जा सके। वहीं वाराणसी में इन दिनों सूक्ष्म आरती का आयोजन किया जा रहा है ताकि परंपरा भी न टूटे और कोरोना भी न फैले। ABP न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है कि कोरोना के बीच कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुटे। हमारी मुहिम के बाद ही चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी, लेकिन आस्था के नाम पर सैकड़ों लोगों के जमावड़े पर प्रशासन और सरकारें हरिद्वार और वाराणसी से क्यों नहीं सीखती। और इस वक्त बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बता दें। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया है। आज वो दिल्ली आ सकते हैं और शीर्ष नेताओं से मुलाकात उनकी हो सकती है, बातचीत हो सकती है। खबर मिली थी कि कल उनके इस्तीफा भी वो देने की तैयारी में थे, ऐसी जानकारी मिल रही थी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दिया है, उनके साथ ही 4 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। ऐसे में अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देकर खलबली मचा देने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का अब अगला कदम क्या होगा, इसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय लिया है। 2 दिन बाद वो अपने पत्ते खोलने वाले हैं। इन 2 दिनों में ये तो साफ हो जाएगा कि वो किस पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस पर रहेगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की देखा देखी यूपी में बीजेपी के और विधायकों के भी इस्तीफे होंगे। 14 जनवरी को वो भी फैसला आपको बता दिया जाएगा। 14 जनवरी को क्या करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या 14 जनवरी को बीजेपी के और विधायकों को तोड़ेंगे मौर्य? योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अचानक इस्तीफे से यूपी में जो सियासी उथल पुथल मची है, उसको देखते हुए ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला ठिकाना कहाँ होगा, ये उन्होंने खुलकर नहीं बताया। 2 दिन में सब कुछ साफ होने की बात कह गए, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात की इस तस्वीर ने काफी हद तक संकेत दे दिए हैं। कहाँ जाएंगे 2 दिन बाद तो बता देंगे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की साइकिल की सवारी करेंगे, इसका पता भी 2 दिन में चल जाएगा। लेकिन अखिलेश के साथ मौर्य की मुलाकात की तस्वीर ने संकेत तो दे ही दिए हैं। रही सही कसर अखिलेश यादव के ट्वीट ने कर दी। उन्होंने लिखा, इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इनकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। मौर्य की बगावत के बाद बीजेपी के सामने अब अपने कुनबे को बचाने की चुनौती आन पड़ी है। सबकी नजर इस पर है कि आखिर यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर बीजेपी के और कितने विधायक चलने वाले हैं। मौर्य बीजेपी के और कितने विधायकों को तोड़ेंगे। खुद मौर्य ने दर्जनों विधायकों के टूटने का दावा करके सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। जिस वार और धार की बात मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसके कुछ घंटे बाद बीजेपी कैंप का दरकना शुरू हो गया। मौर्य का इस्तीफा होते ही बीजेपी से विधायकों के इस्तीफों की लाइन लग गई।
3 और विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया, जिनमें शामिल हैं रोशन लाल वर्मा, बीजेपी विधायक तिलहर शाहजहांपुर, भगवती प्रसाद सागर, बीजेपी विधायक बिल्हौर कानपुर, ब्रिजेश प्रजापति, बीजेपी विधायक तिंदवारी बांदा। रोशन लाल वर्मा वही विधायक हैं जो मौर्य के इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर राजभवन गए थे। कल के 4 विधायकों के इस्तीफे से पहले भी बीजेपी के 4 विधायक पहले ही अखिलेश के कैंप में एंट्री ले चुके हैं। 2022 का परिणाम आपको स्पष्ट कर देगा कि स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर है जो जब चाहते हैं तस्वीर बदल देते हैं, तस्वीर बना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मौर्य 80 के दशक से राजनीति में है। 5 बार विधायक और 1 बार एमएलसी रहे। कुशीनगर, रायबरेली, हमीरपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद है। बेटा यूपी के अवध रीजन में सक्रिय है। 2017 में यूपी में प्रचंड बहुमत से जीती बीजेपी को अब स्वामी प्रसाद मौर्य वाले एपिसोड के बाद भीषण सियासी लैंडस्लाइड का डर सता रहा है। इस्तीफे के बाद मौर्य के अखिलेश के साथ खड़े होने की तस्वीर ने बीजेपी की चिंता और गहरा दी है। इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से पैदा हुए हालात से बीजेपी सकपका गई है। उसने पिछले चुनाव में यूपी में गैर यादव ओबीसी में सेंधमारी की थी, लेकिन मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी के उस कामयाब चुनावी फॉर्मूले को झटका दे दिया है। यही बीजेपी की असली चिंता वो है, इसलिए मौर्य की मान मनोबल और पूरे प्रकरण में अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं। 2022 का परिणाम आपको स्पष्ट कर देगा कि स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर है। हमें किसी ने शिकायत नहीं, न अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है। और वैचारिक राजनीति करने वाला व्यक्ति बेटी बेटा के लिए नहीं मरेगा। स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है। ये तलखी, ये तेवर, ये अंदाज यूं ही नहीं है। योगी सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद की बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास बहुत कुछ कह रहा है। उनका जो भी गेम प्लान हो, इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। बीजेपी कैंप से फौरन डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हुई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे। यही नहीं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्यादातर करीबियों को टिकट दिया, क्योंकि बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य की अहमियत पता है। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ एक ट्वीट किया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए भी मान मनोबल में देरी नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दीबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन जब तक केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आता, तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐन चुनावी बेला पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को इतनी चिंता क्यों सता रही है? तो इसका जवाब छिपा है स्वामी प्रसाद मौर्य के जनाधार में, जो कि पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। खास तौर से कोयरी कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में कोयरी कुशवाहा वोट लगभग 5% है। बीजेपी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को अच्छी तरह से जानती है। मौर्य के सियासी पकड़ का फायदा बीजेपी 2017 के चुनाव में उठा चुकी है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े कद्दावर नेता थे और चुनावी मौसम में मायावती को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। यूपी की चुनावी राजनीति में ओबीसी समुदाय कितना अहम है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। यूपी में ओबीसी आबादी 42 से 43% के बीच है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 125 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे।
स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, इसकी एक बानगी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखी, जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक बदायूं सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को हराकर हलचल मचा दी थी। अब यूपी की चुनावी बेला पर मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद नजर इस पर रहेगी कि क्या उनकी सांसद बेटी भी पिता की राह पर चलेंगी। बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीटी कर देते, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। बहरहाल यूपी में बीजेपी के भीतर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातें खिली हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्होंने आज दोपहर 12 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक बड़ी बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच हिमस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डरा देने वाली ये तस्वीरें गांदरबल की हैं। लगातार बर्फबारी का बोझ पहाड़ भी नहीं संभाल पाया। इस व्यक्ति को देखिए, इसकी आंखों के सामने बर्फ तूफान बनकर नीचे की तरफ दौड़ पड़ी है। देखिए कैसे सब कुछ अचानक सफेद होता जा रहा है। हिमस्खलन की ये तस्वीरें गांदरबल में कैमरे में कैद हो गई हैं। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों से हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में न जाने के लिए कहा है। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, पूरा जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फबारी के कहर में दबा है। पिछले 7 दिनों से हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी है। कड़ाके की ठंड ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री नीचे चला गया है। सड़कें बर्फ से दब चुकी हैं, तो पानी भी जमकर बर्फ बन चुका है। भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जहां कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम में पारा -10 के नीचे चला गया है, वहीं सबसे ज्यादा ठंड लद्दाख क्षेत्र में पड़ रही है, जहां लेह में पारा -12 तो द्रास में पारा -24.2 डिग्री तक लुढ़क गया है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर बहुत ज्यादा फिसलन हो गई है, जिससे लोगों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। भारी बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही हैं। कई इलाकों में सड़कें बंद हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों में बारिश, बर्फबारी और बर्फीले तूफान की चेतावनी भी जारी की है। हमारे यहाँ पिछले 7 दिनों से बर्फबारी हुआ, तो बर्फबारी होने के बाद जब आसमान साफ हो जाता है तो -25 चला गया है। तो इस वजह से बहुत शदीद गर्मी सर्दी होने की वजह से हमें गाड़ियाँ स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो गया। तो सर्दी के वजह से मतलब जो समंदर का बहाव जो है वो रोड पे आ गया, तो हमें रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इतना माइनस चला गया कि गाड़ियाँ स्टार्ट होना बहुत मुश्किल हो गया। अब कश्मीर से ही आई हैरान कर देने वाली तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने जीवन कितना मुश्किल कर रखा है, वो आप इन 2 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर कुपवाड़ा की है। बर्फबारी से सड़कें बंद हैं, यातायात लगभग ठप है। देखिए कैसे गांव की एक बीमार वृद्ध महिला को ग्रामीणों ने कंधे पर ढोकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी तस्वीर डोडा की है। यहाँ भी हालात पस्त हैं। बीमार महिला को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल सकी, तो पुलिस के जवानों ने महिला को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाकों से और सड़कों से बर्फ साफ करने का काम लगातार जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। देश में कोरोना की दहशत है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। राज्य बेशक अलग हो, लोग बेशक अलग हों, लेकिन हर जगह कहानी लगभग वही है। सवाल यह है कि क्या इसी तरह से कोरोना से लड़ा जा सकता है? मामला नेतागिरी चमकाने का है तो भला क्या कानून और क्या कोरोना। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद लखनऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ। भीड़ के बिना नेता की पहचान ही क्या है।
फिर भले ही कुछ भी नियम टूटे। इससे पहले भी भीड़ में कोरोना नियमों का पालन न करने पर इमरान मसूद पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। यही हाल गाजियाबाद का है, जिसमें कल रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। गाजियाबाद में एक ही दिन में 1829 केस सामने आए हैं। लेकिन बढ़ते केसों के बाद भी नेता समझने को तैयार नहीं। तस्वीरें गवाह हैं कि न मास्क लगा है और न ही सामाजिक दूरी का पालन, और ये सब चुनाव आचार संहिता तोड़कर। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोनी में यासीन मलिक समेत कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। ऐसा ही केस बीएसपी के नेताओं पर भी हुआ था। थाना लोनी के कस्बा चौकी अंतर्गत एक पार्टी के संभावित प्रत्याशी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुल करके उल्लंघन किया जा रहा था। उस संबंध में कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो वायरल हुए थे। उसके आधार पर तस्दीक करके अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई उनके तथा उनके साथियों के विरुद्ध की जा रही है। चुनावी राज्य यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद भी बाहर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता थम नहीं रहा। ना कोई खास अंतर नहीं है, दर्शन तो आपको हो रहे वैसे ही हो रहे, जबकि नॉर्मल डेज में तो भीड़ होती है। अभी तो भीड़ भी बहुत कम है। एक सिर्फ ऐसा है कि परिक्रमा नहीं लगाने दी गई है, जो बहुत अच्छा है कोविड की दृष्टि से, कि आपको परिक्रमा में पीछे घुमाने के लिए नहीं है। ऐसे में प्रशासन परेशान है कि इस भीड़ भाड़ में कोरोना नियमों का पालन कैसे कराएं। वृंदावन तो कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। वृंदावन कोतवाली प्रभारी अजय कौशल समेत 20 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एसएसपी की स्पेशल टीम के 5 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मुंबई में केस भले ही घट रहे हैं, लेकिन अब भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। मुंबई में कोरोना आर्थर रोड जेल तक जा पहुंचा है। मुंबई में आम लोगों के कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ अब जेल के कैदी भी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाहर, और जेल अधिकारी के मुताबिक कुल 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी जो कैदी हैं वो बीते दिनों जो टेस्टिंग की गई थी उसमें जो रिजल्ट आया उसके अनुसार ये सभी 27 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां आईजीएमसी अस्पताल की न्यू ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर के साथ भीड़ पहुंच गई। सवाल है, जब उद्घाटन में भीड़ मंजूर है तो आम लोगों पर बंदिशें क्यों हैं? हिमाचल प्रदेश की जनता से बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि ये अभी कोविड का वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जिसको कहा जा रहा है, ये इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा फास्ट है। पिछले कल 1200 मामले एक दिन में आए। कोरोना से बचने के लिए राजस्थान सरकार 30 जनवरी तक शिक्षण संस्थाएं, स्कूल बंद कर चुकी है, पर भरतपुर के कई नामचीन स्कूल सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई स्कूलों में डाउट क्लासेस के नाम पर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। कहीं वैक्सीनेशन के बहाने से बैग सहित बच्चों को बुलाया जा रहा है। सवाल यही है, नियम बने हैं इसलिए ताकि कोरोना का प्रसार रुके और लोग सुरक्षित रहें, लेकिन ना तो नेता समझ रहे हैं और ना ही लोग। ऐसे में भला कोरोना की रफ्तार रुकेगी कैसे? और देखिए, लगातार स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि देश तीसरी लहर की पीक की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में डर है कि कहीं आस्था के मेले कोरोना फैलाने की वजह ना बन जाएं। डर है कि कहीं इन मेलों से कोरोना गांव-गांव तक ना पहुंच जाए। समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति के चलते इस समाधान की अनदेखी की जा रही है। 4 तस्वीरों के जरिए ये पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें, यूपी में माघ मेला, कहीं फैल न जाए कोरोना। गंगा सागर की तस्वीरें, गंगा सागर मेले में भीड़, जान से खिलवाड़ क्यों? ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है प्रयागराज से और दूसरी तस्वीर है कोलकाता के पास गंगा सागर की। दोनों जगह लाखों की भीड़ जुटी है। प्रयागराज के माघ मेले में 14 जनवरी से लाखों की भीड़ जुटेगी। उससे पहले ही यहाँ कोरोना का अटैक हो गया है। मेला क्षेत्र में तैनात कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। 8 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये समझा जा सकता है कि आगे हालात किस तरीके से होंगे। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, लेकिन हम उसी खतरे के प्रति बार बार आगाह कर रहे हैं कि जहां एक तरफ देश में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक जगह पर लाखों की भीड़ जुटाना किसी बड़े खतरे को दावत देने से कतई कम नहीं है। 8 पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने के बाद से यहाँ हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी मची। वही हुआ जो हम आशंका जता रहे थे। ये कोरोना को दावत देने से कतई कम नहीं है। भक्ति भाव से झूमती इन महिलाओं को कोरोना की कोई परवाह नहीं।
ये माघ मेले की तस्वीरें हैं जहां एक कैंप में 50 से ज्यादा महिलाएं हैं। ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। हमें कोई डर नहीं लगता है मरने का। नहीं लगता है। हम जब किसान के बच्चे हैं, खेत में नहीं डरते तो हम चलने में भी नहीं डरते। मेले में इस तरह के सैकड़ों कैंप बने हैं जहां लोगों का आना शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि यहाँ कोरोना नियमों का पालन कैसे होगा। कुछ ऐसा ही हाल गंगा सागर मेले का है। कुछ दिन पहले ही 4 साधु यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीकाकरण पूरा नहीं करने वालों को गंगा सागर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। साथ ही एंट्री के 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना भी जरूरी होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निगरानी के लिए नई कमेटी भी बना दी है, लेकिन आशंका इस बात की है कि यहाँ दूर दराज से लोग पहुँचेंगे और जरा सी लापरवाही कोरोना को गाँव-गाँव तक पहुँचा देगी। सवाल है, जब कोरोना फैल रहा है तो लाखों की भीड़ जुटने पर क्या होगा। अब हम 2 और तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि आखिर प्रशासन को क्या करना चाहिए था। पिछली गलती से सबक लेते हुए प्रशासन ने हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान रद्द कर दिया है ताकि कोरोना फैलने की रफ्तार पर काबू पाया जा सके। वहीं वाराणसी में इन दिनों सूक्ष्म आरती का आयोजन किया जा रहा है ताकि परंपरा भी न टूटे और कोरोना भी न फैले। ABP न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है कि कोरोना के बीच कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुटे। हमारी मुहिम के बाद ही चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी, लेकिन आस्था के नाम पर सैकड़ों लोगों के जमावड़े पर प्रशासन और सरकारें हरिद्वार और वाराणसी से क्यों नहीं सीखती। और अब संगम नगरी प्रयागराज को लेकर के ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। ताजा अपडेट ये है कि संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। प्रयागराज में मंगलवार को मिले कोरोना के 277 नए मामले, जो खतरे की बात है। अब अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे। देखिए, कोरोना टेस्ट को लेकर ICMR ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद अब बहुत से केसों में टेस्ट जरूरी नहीं रह गया है। अब सवाल ये है कि क्या अब टेस्ट की जरूरत कम हो गई है या ये आंकड़े कम करने का पूरा प्लान है। लेकिन पहले आप जानिए कि अब किसे टेस्ट करवाना जरूरी होगा, किसे तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ICMR के मुताबिक जिन्हें पूरे लक्षण हो उन्हें अब टेस्ट करवाने हैं। खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद या गंध का चला जाना, इस स्थिति में आपको टेस्ट करवाना है। या फिर सांस से जुड़ी कोई तकलीफ आपको हो रही है तो आप टेस्ट करवाएंगे। साथ ही उम्र अगर 60 साल है आपकी और दूसरी बीमारियां भी है और पॉजिटिव के संपर्क में आए हो तो ही आप टेस्ट करवाएं। ये ICMR की नई गाइडलाइंस है। साथ ही विदेश यात्रा करने वाले लोगों को भी टेस्ट अनिवार्य होगा। डॉक्टर जिन्हें टेस्ट के लिए कहें वो लोग ही टेस्ट करवाएं। ICMR की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये वो चीजें हैं जिसमें आपको टेस्ट कराना जरूरी होगा। तो देखिए, अभी तक RT-PCR पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट कराकर ही पता लगता था कि मरीज नेगेटिव हो चुका है, इसलिए बार बार टेस्ट हो रहे थे। लोग घबराहट में भी टेस्ट करवा रहे थे। अपनी गाइडलाइंस में ICMR ने विस्तार से बताया कि किन लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत अब नहीं होगी। ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बनाए। जिन्हें कोरोना के कोई लक्षण ना हो वो टेस्ट ना करवाएं। पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग जिन्हें दूसरी बीमारियां ना हो वो टेस्ट ना करवाएं। साथ ही होम आइसोलेशन में डिस्चार्ज होने वाले मरीज भी टेस्ट उन्हें भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हुए मरीज भी टेस्ट उनके लिए भी अनिवार्य नहीं है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले लोगों को भी अब टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। यानी बड़ी बात ये कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत होती थी वो भी खत्म हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं। इस फैसले से जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो है हेल्थ सिस्टम पे अननेसेसरी जो ओवरलोड पड़ा हुआ था, ह्यूज एक्सपेंडिचर जो है किट में जो है रोज जो है 100 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ किट में खर्च हो रहा था, वह लोड कम होगा। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो उसमें इन्वॉल्व था बाकी प्रोग्राम में भी वह समय दे पाएगा, सिर्फ क्योंकि कोविड इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। तो जो एविडेंसेज हैं कि जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लाइफ बचाना जो है हमारी प्रायोरिटी है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वह मिलेगा। देखिए, एक तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो लोग हैं बिल्कुल माइल्ड इलनेस है। उनमें से जिन लोगों को थोड़ी सी सीवियर इलनेस है भी, उनको कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप ये बताइए कि अगर हम कम्युनिटी में जहाँ बहुत हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, अधिकतर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब लोगों को टेस्ट करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं
टेस्टिंग के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई आदमी निकलता है, उसको आपने पॉजिटिव बता दिया है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम क्या अचीव करने वाले हैं? उससे हमें कोई चीज़ अचीव नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है जो ICMR का डिसीजन है कि जो सिम्प्टोमेटिक है उनको आप टेस्ट करो, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनको टेस्ट करो, और कम्युनिटी सेटिंग में एसिम्प्टोमेटिक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा निर्णय है। पंजाब में वोटिंग से 1 महीने पहले ही कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बागी तेवर अपना लिए हैं और दो टूक कह दिया है कि मुख्यमंत्री हाईकमान नहीं, पंजाब की जनता बनाएगी। और यही नहीं, सिद्धू ने पार्टी के घोषणा पत्र से पहले ही अपना पंजाब मॉडल पेश कर दिया और अपनी ही राज्य सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। पंजाब की इकोनॉमी ठेके पे दे दी गई है। आई कैटेगोरिकली स्टेट द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन आउटसोर्स्ड। आज माफिया मॉडल चल रहा है स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, पंजाब ਦਾ ਵਕਾਰ, पंजाब ਦੀ होंद ठेकेदारों ਨੂੰ ਵੇਚੀ गई है। चुनावी मौसम में पंजाब सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप अगर कोई विपक्ष का नेता लगाता तो बात कुछ समझ में आ सकती थी, लेकिन अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार पर ये तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से पहले ही अलग से अपना पंजाब मॉडल भी पेश कर दिया और दो टूक कह दिया कि इसी पर मेरा भविष्य टिका हुआ है। पंजाब का फ्यूचर जिन्ना के ते डिपेंडेंट है, मेरा भी ये डिपेंडेंट है। लेकिन सिद्धू यही नहीं रुके। पंजाब के अगले सीएम को लेकर उन्होंने अपने पार्टी नेतृत्व को दो टूक कह दी है। सिद्धू बोले, मुख्यमंत्री हाईकमान नहीं, पंजाब के लोग तय करेंगे। वो भाई सीएम बनाऊ पंजाब के लोग, तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं, ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है। और पंजाब दे लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब दी कोई गल उहदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ फॉल्स इंप्लीकेशन इन योर माइंड। पंजाब दे लोकां ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब दे लोकां ने ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये भुल जा। अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सिद्धू किस कदर आक्रामक है, इसकी एक झलक दिखी चंडीगढ़ में सिद्धू की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके पंजाब मॉडल के बैनर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो तो लगी थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीर गायब थी। बाद में एबीपी न्यूज से बातचीत में अगले सीएम के सवाल पर सिद्धू बोले, मेरे मुकद्दर का लिखा कोई नहीं छीन सकता। जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो कोई छीन नहीं पाएगा। तो सिद्धू ने 3 काम एक ही दिन में कर दिए। पंजाब में अपनी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, पार्टी के घोषणा पत्र से पहले अपना पंजाब मॉडल पेश कर दिया, राज्य के अगले सीएम को लेकर पार्टी हाईकमान को चुनौती दे डाली। सिद्धू ने साफ कह दिया कि वो अपने पंजाब मॉडल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जाहिर है ऐन चुनावी मौसम में नवजोत सिंह सिद्धू के ये तेवर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो हलचल चल रही है वो खबर आपको बता दें, योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देकर खलबली मचा देने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का अब अगला कदम क्या होगा, इसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय लिया है। 2 दिन बाद वो अपने पत्ते खोलने वाले हैं, तो इन 2 दिनों में ये तो साफ हो जाएगा कि वो किस पार्टी में जाने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस पर रहेगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की देखा देखी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और विधायकों के इस्तीफे होंगे। 14 जनवरी को वो भी फैसला आपको बता दिया जाएगा। 14 जनवरी को क्या करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या 14 जनवरी को बीजेपी के और विधायकों को तोड़ेंगे मौर्य? योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अचानक इस्तीफे से यूपी में जो सियासी उथल-पुथल मची है, उसको देखते हुए ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला ठिकाना कहाँ होगा, ये उन्होंने खुलकर नहीं बताया। 2 दिन में सब कुछ साफ होने की बात कह गए, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात की इस तस्वीर ने काफी हद तक संकेत दे दिए हैं। कहाँ जाएंगे 2 दिन बाद तो बता देंगे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की साइकिल की सवारी करेंगे, इसका पता भी 2 दिन में चल जाएगा। लेकिन अखिलेश के साथ मौर्य की मुलाकात की तस्वीर ने संकेत तो दे ही दिए हैं। रही सही कसर अखिलेश यादव के ट्वीट ने कर दी।
उन्होंने लिखा, इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इनकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे, भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। मौर्य की बगावत के बाद बीजेपी के सामने अब अपने कुनबे को बचाने की चुनौती आन पड़ी है। सबकी नजर इस पर है कि आखिर यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर बीजेपी के और कितने विधायक चलने वाले हैं। मौर्य बीजेपी के और कितने विधायकों को तोड़ेंगे। खुद मौर्य ने दर्जनों विधायकों के टूटने का दावा करके सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। कहां पर जाएंगे? अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। जिस वार और धार की बात मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसके कुछ घंटे बाद बीजेपी कैंप का दरकना शुरू हो गया। मौर्य का इस्तीफा होते ही बीजेपी से विधायकों के इस्तीफों की लाइन लग गई। 3 और विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया, जिनमें शामिल हैं रोशन लाल वर्मा, बीजेपी विधायक तिलहर शाहजहांपुर, भगवती प्रसाद सागर, बीजेपी विधायक बिल्हौर कानपुर, ब्रिजेश प्रजापति, बीजेपी विधायक तिंदवारी बांदा। रोशन लाल वर्मा वही विधायक हैं जो मौर्य के इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर राजभवन गए थे। कल के 4 विधायकों के इस्तीफे से पहले भी बीजेपी के 4 विधायक पहले ही अखिलेश के कैंप में एंट्री ले चुके हैं। जाएंगे कहां? 14 जनवरी को वही फैसला आपको बता दिया जाएगा। वो अखिलेश यादव तो आपके संग वाली एक तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं, आप दोनों लग बड़े प्यारे रहे साथ में, तो वहां तो नहीं जा रहे आप? स्वाभाविक रूप से अगर इस्तीफा देने का किसी ने स्वागत किया है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते हैं या फिर साथ देते हैं? अब रूबिका जी अगर आप कोई सलाह देंगी तो हम उसको ही मान लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मौर्य 80 के दशक से राजनीति में है। 5 बार विधायक और 1 बार एमएलसी रहे। कुशीनगर, रायबरेली, हमीरपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। बेटा यूपी के अवध रीजन में सक्रिय है। 2017 में यूपी में प्रचंड बहुमत से जीती बीजेपी को अब स्वामी प्रसाद मौर्य वाले एपिसोड के बाद भीषण सियासी लैंडस्लाइड का डर सता रहा है। इस्तीफे के बाद मौर्य के अखिलेश के साथ खड़े होने की तस्वीर ने बीजेपी की चिंता और गहरा दी है। इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। और जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से पैदा हुए हालात से बीजेपी सकपका गई है। उसने पिछले चुनाव में यूपी में गैर यादव ओबीसी में सेंधमारी की थी, लेकिन मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी के उस कामयाब चुनावी फॉर्मूले को भी झटका दे दिया है। यही बीजेपी की असली चिंता है। इसलिए मौर्य की मान मनोबल और पूरे प्रकरण में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें लगातार हो रही है। 2022 का परिणाम आपको स्पष्ट कर देगा कि स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर है। हमें किसी नजर शिकायत नहीं, न अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है। और वैचारिक राजनीति करने वाला व्यक्ति बेटी बेटा के लिए नहीं मरेगा। स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है। ये तलखी, ये तेवर, ये अंदाज यूं ही नहीं है। योगी सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद की बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास बहुत कुछ कह रहा है। उनका जो भी गेम प्लान हो, इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। बीजेपी कैंप से फौरन डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हुई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे। यही नहीं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्यादातर करीबियों को टिकट दिया, क्योंकि बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य की अहमियत पता है। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ एक ट्वीट किया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए भी मान मनोबल में देरी नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दीबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं।
लेकिन जब तक केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आता तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। आपको कुछ नेताओं को मनाने के लिए ड्यूटी भी दी गई है बीजेपी में, सुनने में आ रहा है। अब राजनीति में ये सब चलता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अलग आईने से नहीं देखना जाना चाहिए। नहीं, आप मान जाएंगे? 2 दिन है, मान भी तो सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है। अब रूबिका जी, मैंने कहा जब कमान से तीर निकल जाता है तो निकला हुआ तीर कभी कमान में वापस नहीं आता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐन चुनावी बेला पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को इतनी चिंता क्यों सता रही है? तो इसका जवाब छिपा है स्वामी प्रसाद मौर्य के जनाधार में, जो कि पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। खास तौर से कोयरी कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में कोयरी कुशवाहा वोट लगभग 5% है। बीजेपी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को अच्छी तरह से जानती है। मौर्य के सियासी पकड़ का फायदा बीजेपी 2017 के चुनाव में उठा चुकी है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े कद्दावर नेता थे और चुनावी मौसम में मायावती को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। यूपी की चुनावी राजनीति में ओबीसी समुदाय कितना अहम है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। यूपी में ओबीसी आबादी 42 से 43% के बीच है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 125 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, इसकी एक बानगी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखी, जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक बदायूं सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को हराकर हलचल मचा दी थी। अब यूपी की चुनावी बेला पर मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद नजर इस पर रहेगी कि क्या उनकी सांसद बेटी भी पिता की राह पर चलेंगी। आपकी बेटी का क्या होगा स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? मैंने आपको ये भी बताना चाहता हूं चैनल, आपकी चैनल के माध्यम से, मैं कोई भी राजनीतिक फैसला में हमारा निर्णय अपना होता है, उसमें मैं किसी को शामिल नहीं करता हूं। मैं भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेता हूं और कभी किसी को शामिल नहीं करता हूं, न किसी को बता के निर्णय लेता हूं। हम जब भी निर्णय लेते हैं अकेले लेते हैं और हर निर्णय मेरा चौंकाने वाला होता है, प्रदेश हित में होता है, सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। और यह भी मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगा। नहीं, तो बेटी आपकी बीजेपी में, आप किसी और पार्टी में, ये चलेगा कैसे या चल जाएगा? भाई वो उसका फैसला उसका है, उसके फैसले को मैं अपना फैसला उस पर लाद नहीं सकता हूँ। बहरहाल यूपी में बीजेपी के भीतर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातें खिली हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्होंने आज दोपहर 12 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, दल बदल कोई नई बात नहीं है। चुनावों से पहले अक्सर नेताओं के स्वामी बदलते रहते हैं और अब बात स्वामी ही खुद यहाँ पर बदल गए हैं और इस पर नजर पड़ी है कार्टूनिस्ट इरफान की। क्या किया है उन्होंने इस पर व्यंग, आप भी देखिए। स्वामी के आगे स्वामी, स्वामी के पीछे स्वामी, है ना मजेदार बात। कल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक ही अपना स्वामी बदल दिया। अब देखना यह है कि क्या ये स्वामी सत्ता परिवर्तन की कवायद में साइकिल के सारथी बनेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।